This video is sponsored by Vijay Lakshmi Silks KB Road, Mass Tiles and Sanitation, RK Constructions and NPS Degree College. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बिदर। जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोगों के जहन में ये उलझने हैं कि हिंदुस्तान में जिसे एक यंगिस्तान माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नौजवान लोग बसते हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश बूढ़े क्यों चला रहे हैं। तो इसी विषय पर एक ख़ास चर्चा आज हम लोगों ने रखी है और एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीक से देखा है। जनाब मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग साहब, जो फ़िलहाल एजुकेशन फील्ड में काफ़ी अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज हम उनसे यूथ इन पॉलिटिक्स, बिदर की सियासत और नौजवान, इसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जहन में नौजवान सियासत में इन चीज़ों को लेकर के क्या क्या उलझने बनी हुई हैं वो दूर हो सकें। तो मैं सबसे पहले तो जनाब मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग साहब का दिल से खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि ये इंडिया टुडे का डाटा है इंटेलिजेंस यूनिट का कि हमारे मुल्क में 65% जो लोग हैं वो 35 ईयर्स के नीचे हैं, और उसमें भी एवरेज एज अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे कम हिंदुस्तान में है 29 जी। हालांकि दूसरे भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिसमें आपका यूएस आता है, चाइना आता है, मगर उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा यंग लोग हमारे पास हैं। मगर फिर भी इनके डाटा के मुताबिक पिछले 20 साल में जो लोकसभा के और राज्यसभा के जो एमपीज़ रहे हैं उनकी एवरेज एज रही है 50 साल जी। तो इसके पीछे वजह क्या है कि अब तक नौजवानों को सियासत के मैदानों में लड़ते हुए नहीं देखा जा सका है, या इसके पीछे कहीं ना कहीं खुद वो सियासतदान जो बूढ़े हो चुके हैं वही वजह है? पहला जो हमारा इलेक्शन हुआ था, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था जी, वो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा यंग एमपी थे बनिस्बत आज के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बूढ़े एमपी होते हैं जी, जो 55 प्लस होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रेंड उल्टा होता गया। होना ये चाहिए कि फर्स्ट हमारी जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें सबसे ज़्यादा यंग एमपी जीत के आए थे, उसके बाद में ये रेशियो हमेशा से घटता गया, बढ़ता नहीं गया जी खासकर। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती कि एक बंदा जब एजुकेशन कंप्लीट कर लेता वो पॉलिटिक्स में नहीं आता जी। ऐसा आदमी जुड़ जाता उसके साथ पॉलिटिक्स में जिसको एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं होता जी, वो खुद अपनी तरक्की नहीं कर पाता जी। तो काफ़ी हमारे पिछले जो जनरेशन होती थी इसी पे होती थी कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हम चूज़ करते थे, खासकर जो लोअर लेवल होता है, जो आपका टीपी होता, जेडपी होता, काउंसलर्स होते हैं, ये लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो सबसे कम होती है। तो ये लोग ही अवेयरनेस नहीं फैला पाते कि भाई कि आप एजुकेशन अगर आप अच्छी रखेंगे तब भी आप पॉलिटिक्स में आ सकते हो। तो यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि आप यंगस्टर्स को ये बता रहे हैं कि भाई आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो आप जो है नौकरी की तरफ जाइए या अपना सेटअप कोई चालू कीजिए, आप पॉलिटिक्स में आपका कोई वैक्यूम नहीं है। बल्कि दूसरी चीज़ मिथ ये क्रिएट किया गया है कि पैसा जिसके पास है जी जी वही सियासत में जीत सकता है। बल्कि जी उल्टा है ये। मोस्ट लाइकली ये है कि 80% चांस ये होता है कि जिसके पास पूरा अगर आप डाटा लेंगे ओवरऑल तो आपको कैसा 80% चांस ये होगा कि जिसके पास पैसा है उसको पब्लिक इलेक्ट और सेलेक्ट नहीं करेंगे जी जी। जितने पॉलिटिशियन जीते, एक फैक्टर लोग ये समझते कि पैसा खर्च करने से वो लोग जीत गए, नहीं, वो लोग सिंपैथी फैक्टर और कई जगह जो है कास्ट, क्रीड, रिलीजन फैक्टर जी, रीजन फैक्टर, और रीजनिज्म भी जो रहता अपना रीजनलिज्म जो रहता वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता। तो ये सब चीज़ एक इल्यूजन बना के रख दिया है कि यंग लोग यहाँ पे अचीव ही नहीं कर सकते जी। जो पैसा कमाना चाहते या जो एजुकेशन जस्ट कंप्लीट करे वो लोग यहाँ नहीं आए। बनिस्बत मैं ये सोचता हूँ कि जितने यंग लोग हैं वो लोग इलेक्शन में जाना चाहिए, वो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, और जितने एजुकेटेड तबका है हमारे, खासकर हमारे जो ये एरिया के जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन जो बोलते हैं आप, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितने यंग बच्चे हैं वो लोग एक ट्राई ही नहीं दे रहे। ये सोचते कि हम लोग जाएंगे, सामने हैवी वेट है, हम कभी जीत नहीं सकेंगे जी।
बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मिथ है ये। आप खुद से ठहरिए, बताइए, एक बार आप हारेंगे जी, 2 बार आप हारेंगे, तीसरी बार आप जीत जाएंगे, क्योंकि आपके सामने जो ठहरा हुआ है वो भी ऐसे ही जीता है। अब इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मैंने कहीं से सुना था कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक उंगली भी अगर चल रही हो जी, तो वो उसका इरादा रहेगा कि मैं इलेक्शन लड़ूं, जी, उसका ये इरादा नहीं रहेगा कि मैं अपना एरिया डेवलप करूं, मैं अपने एरिया को कुछ दूं, एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो उसका ये रहेगा कि मेरे को कोई रिप्लेस ना करे, ताकि तब तक मैं मर जाऊं तभी कोई मेरे को रिप्लेस कर सके। तो बस यही है कि लोगों को मिथ बना दिया गया कि यंगस्टर्स आ नहीं सकते, तब क्या आना चाहिए। अगर मैं जो आज का हमारा पूरा जो टॉपिक है उसे उलट दूं, आप सोचिए कि एक नौजवान है जी, जो बिल्कुल अपने बाजों में क़ुव्वत रखता है, वो जोश व खरोश रखता है और एक नया जहन रखता है, जो कि बिल्कुल एक हो सकता है कि बूढ़े आदमी की बानिस्बत वो ज़्यादा सरगर्मियों में पार्टिसिपेशन कर सके। मगर हम ये कह सकते हैं कि नौजवान की ताकत से बेहतर बूढ़े का तजुर्बा होता है। तो क्या हम लोग यूथ इन पॉलिटिक्स को लेकर के कहीं ना कहीं उस तजुर्बे को खो तो नहीं रहे? तजुर्बे की जहाँ तक बात होती है, देखिए, अगर आप एक आर्मी में आप देखेंगे तो जब एक एज लिमिट हो जाती है तो उनको जी, आप जो रिटायर कर देते, रिटायर कर दिया। पॉलिटिक्स में आप कहीं किसी को रिटायरमेंट देते नहीं जी, आजकल कोई पॉलिटिकल पार्टी बता रहे हैं कि 70 के बाद में हम लोग रिटायर कर देना चाहिए, 60 के बाद में हम रिटायर कर देना चाहिए। जब हम हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको 60 और 62 के बाद में हम ये समझते हैं कि बस उनकी हमारे मैक्सिमम हम उनसे जितना एक्सट्रैक्ट करना था कर लिए और अब उनको हम तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। यही सोच हम सियासत में भी लाना ज़रूरी है कि एक सर्टन लिमिट के बाद में आप सामने वाले यंगस्टर को अपना पूरा जितना एक्सपीरियंस है बांटें जी, उनको नए विजन के साथ आगे आने दें, ताकि वो भी कुछ आपका मेन मोटिव क्या है, सर्विंग कम्युनिटी, जी, सर्विंग द पीपल, तो आप दूसरों को भी मौका दीजिए ताकि वो भी सर्व कर सकें। ये तो कोई पेटेंट नहीं होगा ना कि फला मैं जगह से जीत गया और मरते दम तक मैं ही जीतता रहूँगा, मैं ही लड़ते रहूँगा। आप किसी एक यंगस्टर को दीजिए, वो नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, अपने नए एजुकेशन स्किल के साथ उस एरिया को डेवलप करेंगे, उस एरिया को समझेंगे जी, तो हमारे सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए और एक लिमिट डालनी चाहिए कि भाई आप एक बार जीते, 2 बार जीते, 3 टर्म जीते, बस काफ़ी है आपको। आप किसी नए आदमी को मौका दें। और ये मैं खुद भी नहीं बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर को भी आप देखिए, वो भी यही बताते हैं, यूथ इन पॉलिटिक्स करके आप उनका फेसबुक पे वो भी यही प्रमोट कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में यूथ को आना चाहिए। भले वो हार जाए, भले ही वो उनका एक्सपीरियंस बैड हो, वो कभी फिर जीत ना सके, लेकिन उनको आकर कम से कम ट्राई तो करना चाहिए, बनिस्बत इसके के घर पे बैठे रहें और बोलें कि हमारा काम नहीं हो रहा, ये पॉलिटिशियंस तो ऐसे ही हैं, ये तो अच्छी फील्ड नहीं है। एक दौर था जहाँ पे लोग बोला करते थे कि हमारे बच्चे को वकील नहीं बनाना, जी, लॉयर नहीं बनाना, क्योंकि वो क्रिमिनल के केस लड़ेंगे और जो है गलत कामों में रहेंगे, गलत कमाई करेंगे, झूठ बोलेंगे, कई सारे वहम बनाए जाते ये बहुत एक मिथ था। जी, ये नहीं देख सके कि होना तो ये चाहिए कि जब एक क्रिमिनल का कोई केस लड़ रहा तो एक मजलूम का भी कोई केस लड़ने वाला होना चाहिए। जी, 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 तो मजलूम का केस कौन लड़ेगा फिर? तो उसके लिए भी वकील चाहिए। और मेरे खुद के घर में मेरे नाना वकील थे, मेरे मामा वकील हैं, मेरे एक भाई वकील हैं। तो ये मिथ जो है, ये मिथ से लोग दूर हो जाते हैं। जैसे वकालत से दूर हो गए, हमारे रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे बहुत कम है, कई सारे बड़े वकील हमारे नहीं हैं, तो काफ़ी सारे दिक्कत होते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी यही प्रॉब्लम है कि यूथ से यूथ रिलेट कर पाता है, सीनियर से आप यूथ को कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दोनों की जहानों में काफ़ी सारे उनके जनरेशन गैप वो बना हुआ रहेगा जी, और वो वर्कआउट नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट पे आके उनको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से सहमत, क्योंकि कई जो नौजवान होते हैं जो क्लास में हम देखते हैं कि टीचर बच्चों से जब पूछता है व्हाट यू वांट टू बिकम, हर कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कोई ये नहीं बोलता कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। ये किसी का एम्बिशन नहीं होता, क्योंकि हमें ना वैसा माहौल मिलता है, ना हमें किसी ने बताया था कि आप लीडर बनो, तुम में वो क्षमता है।
ना हमें किसी ने उस तरह से गाइड किया है। जी जी। और जैसे ही कोई कहता है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, तो जो सबसे पहले डंडा जो पड़ेगा जी जी। वो यही होगा कि बहुत सियासत गंदी नाली होती है। जी। तो आपको गंदगी में उतरना पड़ेगा साफ करने के लिए। और ख़ास कर देखिए हमारा रीजन बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करते। जी बिल्कुल, पूछने की आदत नहीं है। बिदर की आवाम को ख़ास कर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सवाल करने से डरते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करने डरते हैं जी। आपके रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं उनसे सवाल करने डरते हैं। हालांकि वो लोग आपके दे आर लाइक पब्लिक सर्वेंट। वो लोग आपको आपकी जवाबदेही के लिए बैठे वहाँ पे। आप जाके पूछिए उनको कि मेरे को ये दिक्कत है, इससे क्या होगा। बनिस्बत आप जाइए आप जो बड़े सिटीज़ में जाएंगे वहाँ पे पोलाइट वे में आंसर मिलेंगे आप जी। यहाँ पे रूड वे में हर चीज़ में आंसर इस वजह से मिल रहा है क्योंकि आवाम अवेयर नहीं है। आवाम अवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि यंगस्टर्स पॉलिटिक्स में नहीं है, रिलेट नहीं कर पाते, कोई अपना इशू जाके बता नहीं पाते आप। और दूसरी चीज़, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप एक अनपढ़ लीडर से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका रिप्रेजेंटेशन आपके एरिया कितना भी स्मॉल हो, चाहे आपका तालुका का हो, ग्राम पंचायत का हो, सीएमसी हो या असेंबली हो, काउंसिल हो, अगर वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद पेन लिख के अपने कुछ लिख नहीं सकता, अगर आप उसको भेज देते हैं तो वो क्या नुमाइंदगी करेगा जी। वो हाथ बन के बस साहब जी साहब हाँ साहब यही कर सकता है। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। जो भी इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जीत हार सब अलग रखता है, आप उसमें पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और खासकर हमारे पास होता ही है कि अनपढ़ ही पॉलिटिक्स में उतरता है जी। पेन तो रखता है, सिवाय नाम के कुछ नहीं लिख सकता, उसको कोई स्टैटिकल डाटा मालूम नहीं होता। पार्टी का नाम अगर उसको पूरा लिख दो बोल के बोलेंगे तो पूरा नाम वो लिख नहीं पाएगा। जी जी, मुश्किल ही है। बिल्कुल, जो पिरामिड होता है पढ़े लिखे बच्चों का वो उलट सा गया है। जो सबसे ज़्यादा चालाक होगा, होशियार होगा, वो चाहता है कि डॉक्टर बने। जो उससे कम होशियार होगा वो चाहता है कि टीचिंग फील्ड में आए। और जिसका कोई रास्ता ही नहीं है कि वो एजुकेशन फील्ड में कहीं पर आगे बढ़े, वो सोचता है कि मैं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ूंगा। नहीं, देखिए सबसे मैं बोल रहा हूँ ना, कई सारे डॉक्टर्स हैं जी, दे कैन कॉन्टेस्ट, वो आ सकते हैं पॉलिटिक्स। बिल्कुल, नॉर्थ में यही होता है, कई सारे वकील हैं दे कैन कॉन्टेस्ट। और कई सारे, आप इस चीज़ को ऐब ना समझें। आप सिस्टम को अगर चेंज करना चाह रहे हो तो आप एजुकेशन अपनी काबिलियत से बन गए, आपका जो प्रोफेशन है वो कर लिए, यू कैन कम इनटू द पॉलिटिक्स। आप एक वैक्यूम एक अनएजुकेटेड आदमी के वास्ते छोड़ दे रहे हैं, जिसको खुद को कुछ नहीं मालूम, तो क्या वो कर पाएंगे आपका? बोलिए आप मेरे को, रिप्रेजेंटेशन ही आपका फेल हो जाएगा। तो जो पिरामिड है, पिरामिड को सीधा रखना ज़रूरी है। डॉक्टर भी अप्लाई कर सकता है, इंजीनियर भी अप्लाई कर सकता है, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार भी अप्लाई कर सकता है। कोशिश करें कि अपनी सोसाइटी को चेंज करें। और ख़ासकर मेरी तो देखिए, अल्लाह ताला भी फरमाता है कि इक़रा, सबसे पहला वर्ड है कि पढ़ो जी। तो आप पढ़ा लिखा ही अपने नुमाइंदे को भेजिए ना। एक अनपढ़ को भेजेंगे, एक जिसको कुछ नहीं आता उसको भेजेंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आप बोलेंगे कि फला वार्ड में काम बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे वार्ड में काम सही नहीं हो रहा, तो आपका वार्ड का जो नुमाइंदा होगा, अगर वो अनपढ़ है, उसको मालूम ही नहीं कि किस लेवल पे जाना है जी, कि क्या मैं कितनी क्लीननेस करना है। अगर मोदी साहब ये बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत रखिए, तो आप रखिए, वो चीज़ ज़रूरी है। अपना एरिया साफ रखिए। तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि स्वच्छ भारत के अंदर क्या स्कीम्स आ रहे हैं जी, कितना बजट अलॉट हुआ आपको, कितनी साफ सफाई आप कर रहे हैं। और वो पढ़ा लिखा रहेगा तो आपको बोलेगा बराबर जी। अनपढ़ रहेगा तो उसको खुद को क्या मालूम रहेगा कि क्या स्वच्छ भारत है जी। उसके अंदर स्वच्छ भारत मोदी साहब बोले और मेरी पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ है, मैं उनका कुछ बोले सो काम नहीं करता, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। हालांकि हमारा मजहब सिखाता है पाकि आधा ईमान है जी। अगर मोदी साहब बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत रखो, येडियुरप्पा साहब बोल रहे हैं, या हमारे वक्त के एमएलए बोल रहे हैं, एमपी बोल रहे हैं, तो हम उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए जी। हमारे खबरस्तान है, हमारे जो आतराफ खबरस्तान पे आप देखिए कि कितनी गंदगी रहती है, मस्जिदें देखिए जी जी, हमारे मंदिरें हैं, ये सब साफ पाक साफ रहना ज़रूरी है। तो अगर मोदी साहब बोलो, चाहे कोई भी बोलो, तो ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें। सिर्फ मेरी पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट है और मेरी पॉलिटिकल पार्टी ये सिखाती है कि हम मोदी के खिलाफ रहें हमेशा,
तो ये जहनियत छोटी जहनियत होती है और अनपढ़ आदमी की जहनियत होती है। जी बिल्कुल। कि हम पॉलिटिकल पार्टी को बंधे हुए हैं, हम सर्वेंट है कम्युनिटी के, पब्लिक के। हमको ये चाहिए कि हम ये सोचें कि कितना हम सर्व कर सकते हैं। तो ये कब आएगा? व्हेन यू आर एजुकेटेड। जी, तभी आप इस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। जी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके जहन से काफ़ी उलझनें दूर हुई होंगी। दिमाग की जो तंगदस्ती होती है वो कहीं ना कहीं लाइल्मी की वजह से होती है। आज ये बात वाज़ा हो चुकी है। तो आप भी अपने नुमाइंदे वही चुनिए, उन्हीं को अपना कीमती वोट दीजिए जो उस वोट का हकदार हो, जो उस वोट के लायक हो, जो आपकी परेशानियों को समझता हो, जो आपकी परेशानियों को दूर करने के लायक हो। इसी के साथ आज के लिए मास मीडिया बिदर के इस सेशन में इतना ही। मगर आप कमेंट बॉक्स में हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको अगला सेशन किस टॉपिक पर चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर एक वीडियो बनाने की। तब तक के लिए गुड बाय और देखते रहिए हमारे चैनल मास मीडिया बिदर।